गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। यू कैन ज्वाइन दिस पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सीखना है क्या होता है बताओ। प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करता है, गलत बात। तो प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। सीखना क्या होता है। सीखना आपके व्यवहार में परिवर्तन है। क्या व्यवहार में परिवर्तन है किसके द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है ये बतानी है। तो व्यवहार में परिवर्तन, सही बात है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के परिणाम से होता है, सही बात है। देखो व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन अस्थायी नहीं होता, ये स्थायी होता है, तो इसे काट दो। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, संकेत अधिगम। तो जो कहने है ना, इसकी एक किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये याद रखना। 8 तरीके की इसने लर्निंग बताई है। कितने तरीके से होती है लर्निंग, 8 तरीके से, याद रखना। विकास को ना 8 तरीके से कितने बांटा है, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है बताओ, ये दिया एरिक्सन ने, ये भी याद रखना, जिसने 3R का कॉन्सेप्ट दिया था। एक दिन कह रहा था ना मुझे याद नहीं आ रहा 8 तरीके से और किसने बांटा है, कोल सैनिक ने, इसने भी बांटा, ये भी याद रखना। देखो तो संकेत अधिगम को किससे रिलेटेड बताया, परंपरागत से। कैसे, अब देखो जो पावलव वाला था ना, उसमें वो घंटी तो बजाता था तो वो संकेत था, तो आंसर हो जाएगा डी। पावलव का प्रयोग किस पे था, कुत्ते पे था। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसमें, और सीखना अस्थायी होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट, गैनी के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है बताओ। देखो गैनी की शुरुआत बताता हूँ। सबसे पहले आता है सिग्नल लर्निंग, फिर आता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर सीक्वेंस लर्निंग, फिर वर्ड एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्चुअल, रूल, प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो आखिर में क्या आता है, समस्या समाधान, ये। ठीक है, नेक्स्ट है भैया एल बराबर एफ पी इंटू ई में एल अधिगम को इंगित करता है, और ई और पी क्या है, तो पी क्या है, पर्सन, व्यक्तिगत कारक है, तो ये दोनों तो काट दो, ये दोनों हो सकते हैं। ई क्या होता है, एनवायरनमेंट, ये वातावरण आ गया। आंसर हो जाएगा सी। किसने दिया ये, कोर्ट लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत है ना कोर्ट लेविन का, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है ज्ञान। निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, सॉरी परिणाम नहीं है पूछ रहा है, देख रहे हो, तभी मैं कह रहा अजीब कैसे लग रहा है आंसर, नहीं पूछ रहा है। तो देखो परिपक्वता, देखो पुराने ज़माने में जब बच्चे या कोई भी इंसान पढ़ता नहीं था तो क्या वो परिपक्व नहीं होता था, ये परिपक्व तो ना ऑटोमेटिकली होता है। कैसे होता है, ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पावलव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर आने वाली अनुक्रिया क्या होती है, अनुबंधित अनुक्रिया। क्या हो जाती है, अनुबंधित अनुक्रिया, याद रखना। और पावलव का नोबेल प्राइज़ कब मिला इन्हें, 1904 में, फिजियोलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, पावलव के प्रयोग में भोजन का अनुबंध की भाषा में क्या कहते हैं, भोजन क्या था, स्वाभाविक था, तो क्या था, अनानुबंधित उद्दीपक था। क्या था, अनानुबंधित उद्दीपक। मत और अनुबंधित उद्दीपक कौन सा था, घंटी। अनानुबंधित अनुक्रिया क्या थी, लार। अनुबंधित अनुक्रिया भी क्या थी, लार। तो अनुबंधित और अनानुबंधित अनुक्रिया एक ही थी। ठीक, लार ही निकल रहा था इन दोनों बार में। नेक्स्ट, 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार में, देखो 2 बार पूछा गया है, 2014 2016, हर बार बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 47 जवाब आप दोगे, किसको नोबेल प्राइज़ मिला था। रूनर को क्या कहते हैं बताओ, रूनर को कहा जाता है रचनावादी, और रचनावादी कैसा बताओ, तो इसको कहा जाता है और क्या, आधुनिक संज्ञानवादी, याद रखना। इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेज दी इन्होंने, और इन्होंने क्या दिया, स्पायरल कैरिकुलम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इनकी एक किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये भी याद रख लेना।
लेव वाइगोत्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया है किसका, रेसिप्रोकल टीचिंग का। उनके 4 स्टेप हैं, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग। ठीक है, ये सब याद रख लेना। आंसर बता दिया मैंने आपको, आंसर नहीं बताया इसका, क्योंकि आंसर तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, ये तो हर बार बताता हूँ। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का सिद्धांत किस, थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत क्या कहता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी। इन्होंने और क्या दिया था, क्रमिक विकास का सिद्धांत, CABD सिद्धांत, बालू सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब इन्हीं के। और इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे 1898 में। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। इनकी किताब भी है एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से। 3 बुद्धि बताई इन्होंने, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सामाजिक को सांवेगिक, मूर्त को इन्होंने व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, याद रखना। और स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए इन्होंने कल्पना के आधार पर। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है। कितनी बार बताया मैंने, रेडिकल बिहेवियरिस्ट या मौलिक व्यवहारवादी। चैनिंग, शेपिंग, प्रोग्राम लर्निंग इन्होंने 1960 में दिया। 1938 में इन्होंने चूहे और कबूतर प्रयोग किया जो कि सफ़ेद थे, बताए ना। इनकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्बल बिहेवियर। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। वॉटसन ने क्या, बहिर्दर्शन विधि दी थी। ठीक है, पावलव के जो प्रयोग था ना उसका यूज किया था। इनका बेटा था कौन, अल्बर्ट, उस पर काम किया था। और इनका ही क्या है, व्यवहारवाद दिया हुआ। व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने। ये सब याद रखना। बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की नींव है कौन, बंडूरा। इसने ही बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, याद रखना। मॉडलिंग थ्योरी इसी की है। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग, ना ये नहीं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप दिए ये वाले। ठीक है, याद रखो ये वाले, याद रखना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, प्रोफेसर BF स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण किया गया जिसका केंद्र किस में होगा। तो इन्होंने किसकी बात करी, पुनर्बलन की बात करी। इसकी बात करी पुनर्बलन की। सूझबूझ की बात गेस्टाल्टवाद करता है। गेस्टाल्टवाद का मतलब पूर्णाकार होता है। ठीक है, इसी में आहा मूवमेंट आता है। इससे रिलेटेड कौन है, बर्दीमर। 1912 में उन्हें क्या मिला था, शुरुआत की थी इसकी। उनका ही पूर्ति का सिद्धांत है। इससे ही रिलेटेड कौन है, कोहलर, जिसने चिंपैंजी पर प्रयोग किए। 6 प्रकार के चिंपैंजियों पर किए थे। उसमें से सुल्तान नाम का पे मतलब थोड़ा सा इन्हें क्या मिली, सफलता मिली थी। 1913 से लेकर 1918 तक प्रयोग चले थे। अगर आपसे पूछे कब किया था सुल्तान प्रयोग, तो 1916 या 17 में से एक डेट दे रखी होगी। और मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये किताब लिखी थी इन्होंने 1925 में। ये सब याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इनका, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, BF स्किनर किससे रिलेटेड है, पुनर्बलन से। नेक्स्ट, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला। अचानक किस में आता है, सूझ में ही तो आता है। ठीक है, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है, ट्रायल एंड एरर। इसमें यादृच्छिक क्रियाओं पे आधारित होता है, रैंडम पे। किसने दिया था, थॉर्नडाइक। याद रखना। ठीक है, बस। नेक्स्ट है आपका बंडूरा का क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही। खेल अनिवार्य और विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। देखो इन्होंने मॉडलिंग की बात करी है, आंसर होगा ये। आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक विद्यार्थी आप अपने अध्यापक के समय पाबंदी सीखता है, अध्यापक से सीख रहा है कि समय का पाबंद होना चाहिए, तो ये किस पे आधारित है, अधिगम अंतरण पे ना, ये आधारित है प्रेक्षण अधिगम पे। प्रेक्षण अधिगम को क्या कहते हैं बताओ, ये बंडूरा ने दिया था ना, सामाजिक अधिगम कहा जाता है इसे। प्रेक्षण अधिगम को क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम। आंसर आएगा बी, याद रखना। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, कैसा करता है बताओ। तो ये करता है अनुकरण करता है ना बच्चा सबसे ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम के लिए लाइफ स्पेस किसने दिया था, कोर्टलैविनी। किसने दिया था, कोर्टलैविनी। ठीक है, और यही क्या है, इन्होंने वो बताया था ना, ब्यूरा और FP/E ये दिया है। ठीक है, टोपोलॉजी, वेक्टर, ये सब इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी।
अच्छा एक चीज़ याद रखना, गेस्टाल्टवाद में ना कभी कभी कुर्ट लेविन का भी नाम जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाए और कोई ऑप्शन में ना हो तो गेस्टाल्टवाद में भी जोड़ना है इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके फोल्डिंग टर्म किसने दिया है? ब्रूनर ने। यूज किसने किया है इसको? वाइगोत्स्की ने। इसको फोल्डिंग मिल जाए ना आपको, तो इसके साथ मिलता है हमेशा अस्थाई, जहाँ स्थाई हो वही आंसर होगा, अस्थाई ये रहा आंसर हो जाएगा ये। एक जेड और होता है, जेड में हम हेल्प किससे लेते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर से। ये बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, कोई भी हो सकता है एम के हो आपका। ए जैसे अब फ़ोन है, बड़े बूढ़े नहीं चला पाते मगर छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं, तो बड़े बूढ़े लोगों के लिए जो एम के है ना, बच्चा हो जाएगा, बच्चा भी सिखा सकता है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, SOR का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या दिया था? प्रश्नावली विधि दिया था। इसे क्या कहते हैं? पेपर पेंसिल टेस्ट। ये कैसा होता है? लिखित, ठीक है। एक होता है प्रश्न उत्तर विधि, ये सुकरात ने दी थी, ये मौखिक होती, याद रखना, ठीक। बुद्धवर्थ ने और क्या दिया था बताओ? इन्होंने कहा था हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ठीक है, ये सब याद रखना। और कोफका भी किससे रिलेटेड है? 1925 में इसकी एक किताब आई थी, कौन सी, कब आई थी? इसने कोफका ने किताब लिखी है, कौन सी? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, इसकी किताब पूछी गई है। आंसर ए है इसका। अच्छा देखो, ये तो SOR है, एस टाइप कह दे तो वो कौन आता है एस टाइप में? ये आता है पावलोव, ठीक है, याद रखना। और R टाइप कह दे तो इसमें कौन आता है बताओ? R टाइप में आता है स्किनर, RS भी कहते हैं इसे, R टाइप या RS टाइप। SR टाइप किसका है? थॉर्नडाइक का, ये सब याद रखना। SS टाइप किसका है? ये टॉलमैन का, जिसका गुप्त अधिगम या चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। और टॉलमैन को क्या कहा जाता है? टॉलमैन को कहा जाता है गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद का मतलब है समग्रवाद, समग्रवाद लिखो, गेस्टाल्टवाद मतलब समग्रवाद और व्यवहारवाद का संगम। समग्रवाद और व्यवहारवाद का संगम कौन है? ये है आपका चिन्ह अधिगम टॉलमैन। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो ये है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को कहते हैं रुचि का नियम, ठीक है, और इसी को कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। तत्पर, रुचि का नियम है तत्परता का नियम। सॉरी आज थोड़ा सा ना पता नहीं, मगर ये है कि आंसर एक भी आपको गलत नहीं मिल रहा है, सब वहीं के वहीं सही हो जा रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आए ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मगर आंसर अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचना कि मैं चेंज कर दे रहा हूँ आंसर, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मगर आंसर आखिरी में सारी सही मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम, या और क्या कहा जाता है? या इसे कहा जाता है सुख दुख का नियम, ठीक है। और अभ्यास को क्या कहा जाता है बताओ? श्रम का नियम, या उपयोग अनुपयोग का नियम, ठीक है, ये सब याद रखना। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? मुख्य नियम दिए 3, गौड़ नियम दिए 5। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद बताया था ना, ऊपर ही बताया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है, ये याद रखना। और बस आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अभी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे सॉल्व करोगे उसे? तो इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है यहाँ पे 2, क्या रखनी है? 2। 2 कैसे हो जाती है? 2 एकम 2 ही हो सकती है, या तो 1 दूनी 2 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ? 2 रख के देखता हूँ, 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, और वाई की जगह 1 रखूँ तो हो रहा है ना 37, तो फिट हो गया हमारा। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? एक्स की जगह मैंने 2 रखा था ना, तो यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 गुणा 8 प्लस 1 की वैल्यू तो 1 आएगी, 8 सत्तू 56 का 6, 5 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 21, तो 217 आ गया ना आंसर। देख रहे हो, कुछ भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू रख लो, वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं इसे। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनफल ज्ञात कीजिए, के एक विषम संख्या है, तो के की जगह क्या रखो बताओ? के की जगह 1 रख लो, विषम संख्या कह रहा है तो एक विषम ही तो होती है। 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर क्या रह जाएगा? 2, 8 2 64 5 25, 5 4 9 6 2 8, तो किससे डिवाइड होगा? ये होगा 89 से, आंसर हो जाएगा ए डी। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से देख कि न्यूनतम धनात्मक क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग को। देखो कभी भी कंटिन्यू नंबर आ जाए, 3 गुणा 4 लिखो, 3 चौक क्या होता है? 12, 3 चौक होता है 12, 12 में से 3 घटाओ छोटी संख्या, क्या आ गया? 9, 9 किसका वर्ग है? 3 का। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 8 गुणा 9 ले लो, 8 गुणा 72, कोई सा भी ले लो कंटिन्यू 72, 72 में से 8 गए तो कितना बच गया बताओ? 72 में से 8 गए तो 70, और 6 गए तो कितना बचा? 64, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। एक और ट्राई करता हूँ, 12 गुणा 13 लो, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा लेते हैं कोई,
6 गुणा 7 ले, 6 7 42, 42 में से 6 गए तो कितना बचा 36, वो 6 का वर्ग हो जाए। तो हमेशा दो संख्या हो ना तो छोटी वाली संख्या घटा दिया करो। 30 क्या रहेगा आंसर इसका। ट्रिक अच्छी लगी तो बताना। अब इसमें कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी? 25 से इसमें से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है बताओ? 25 से वो संख्या विभाजित होगी जो उसके अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो रहे हैं। इसके नहीं होंगे, इसके नहीं होंगे, इसके होंगे बस। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वो और किससे होगी? 6 से होती है। किससे होती है? 6 के गुणनखंड होते हैं ना 2 और 3। नेक्स्ट, अब ये 6 से विभाजित कौन सी संख्या है? तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 3 बच गई। 8 और 4 12, 13 14 15 16 17, ये हो भी नहीं क्योंकि इसका जोड़ ना 3 से कटना चाहिए। 2 और 2 4 और 4 16, रुको 9 कट गया, 3 कट गया, ठीक है, और 7 और 2 9 कट गया, 4 और 2 6, ये डिवाइड हो जाएगी। 6 4 और 2 6, ये 1 बच गया, ये भी नहीं कटेगी। आंसर होगा डी। जो 3 और 2 से कट जाए, 3 का रूल होता है जोड़ संख्या का, वो 3 से कटना चाहिए। नेक्स्ट, आंसर डी था। नेक्स्ट है 2 5 और 10 से कौन सी विभाजित? तो देखो 10 से विभाजित होने का नियम क्या, आखिरी में 0 आना चाहिए, तो इसी में आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इस निम्न में से किससे विभाजित होगी? तो 92 की पावर 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 92 और 85, 5 और 2 7, 9 10 17, 177, और गुणा 85 और 5 और 2 7 7। अब ये निकल के आ रहा है ए प्लस बी इंटू बी। तो अभी इन में से किससे कटेगा बताओ? 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। 17 कम 17 नहीं कटा। 11 से कटेगा? 7 और 1 8, 8 होता बीच में तो कटता, ये भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। आंसर होगा 59। जब 3 से नहीं कटा तो चौथे से तो कटेगा ही। नेक्स्ट है, अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी कौन सी है? तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कैसे बताओगे? अगर ये क्या हो, ऐसे समझो कि ऊपर ना छोटा अंक हो और नीचे बड़ा अंक हो और सब में एक एक का मतलब अंतर बराबर हो, तो जो सबसे बड़ा होता है बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा है इसमें 7, बड़ा है 7 ऐसे, मतलब अंतर बराबर हो किसका? अंश और हर का। और जो भिन्न है ना वो भिन्न होनी चाहिए, ऊपर अंश बड़ा और हर छोटा, इस तरीके वाली। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 64,000 रुपये में बेचने में 20% की हानि हुई, तो लागत मूल्य बताना है। 64,000 किसकी वैल्यू है? ये 80% की वैल्यू, 120% की वैल्यू बतानी। इससे ये कट गया 8 8 64, 12 8 96, देखो 20% की हानि हुई, इस कार का लागत मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी। तो कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी देखो 6 वर्ष का 4% की वार्षिक साधारण ब्याज जितनी बनी, 6 चौक 24, 24% की वैल्यू दे रही 496। तो 24 चौका 4 चौक 16, 5 लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9। ब्याज दर कितनी हो जाती है? 496 हो जाएगी। तो किसकी हो जाएगी 496? तो देखो दोबारा करते हैं। 6 चौक 24, ये क्या दे रखे? 496 ना, ये 124% की वैल्यू की 100% वो भी तो होगा इसका मूलधन, तो इसकी 100% की वैल्यू बतानी। तो 4 इससे ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 400। नेक्स्ट है दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है? देखो त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती है ना, दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से तो बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और जो तीसरी भुजा होती है वो दो भुजाओं से के योग से तो छोटी होती है और उन दोनों के घटा से बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि सर्वांग समता भुजा 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 का है। तो देखो यहाँ कोण दे रखा है, यहाँ कोण दे रखा है, यहाँ कोण दे रखा है, यहीं दे रखी है बस साइड, बाकी सब में कोण भी दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो ये बताना है कि 4x/5y ऐसे लिख लो, 5 यहीं रहने दो, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी होती है? 180, क्योंकि ये पूरी सीधी लाइन ऋजु रेखा ऋजु वक्र कितना होता है? 180, तो कितना हो गया? 20 अंश का कोण हो गया। अब x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 20 कितना हो जाएगा? 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। नेक्स्ट, अब वृत्त की कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? देखना, ये है तो ये कितनी भी खींच लो, ठीक है, कितनी भी खींच जाए अनंत होंगी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।